हेलो एवरीवन। आज हम लोग वापस एक क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन जो है बेसिकली आपका एचसीवी का है। और जो टॉपिक हमारा है बेसिकली कैपेसिटेंस, उस पर बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो एक कैपेसिटर है जो कि फॉर्म किया गया है दो स्क्वायर मेटल प्लेट से, ठीक है, जिनका एज लेंथ जो है वो ए के बराबर है, जबकि इनके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो डी के बराबर है। और इस सेपरेशन डिस्टेंस में हमने एक डाइलेक्ट्रिक, एक नहीं बल्कि दो डाइलेक्ट्रिक्स इंसर्ट करवाए हैं, जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो K1 और K2 आपके पास गिवन है, और मुझे निकालना है इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें समझ में आएगा कि ये एक स्क्वायर प्लेट बेसिकली कुछ वो इस तरीके से नज़र आएगी हमको। ठीक है, और जिसका एक एज ए ये है और दूसरा एज ये ए है। ठीक है, ऑल्दो दिखने में रेक्टेंगुलर दिख रहा है बट ये है स्क्वायर प्लेट। ठीक है, इसके अलावा ये रहा डाइलेक्ट्रिक K1 और ये रहा आपका डाइलेक्ट्रिक K2, और दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस ये रहा आपके पास D। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब आप लेफ़्ट से राइट जा रहे हो तो जो K1 है वो आपका कम हो रहा है और जो K2 है वो बढ़ रहा है, और जब आप राइट से लेफ़्ट आ रहे हो तो K2 कम हो रहा है और K1 आपका बढ़ रहा है। तो ऐसे केस में हमें दिख रहा है कि जो K1 और K2 है ये यूनिफॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है दो प्लेट के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब जो प्लेट में इनका हर, अगर आप इतने सेक्शन में देखो तो आपको क्या मिलेगा, K1 ज़्यादा है K2 कम है। उसके बाद अगर आप इतने सेक्शन में देखोगे तो आपको वापस मिलेगा K1 ज़्यादा है K2 कम है। जबकि आप इस सेक्शन में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि K2 ज़्यादा है और K1 कम है। तो इस हिसाब से मैंने कहा कि जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका एक छोटा सा एलिमेंटल, या जिसको हम लोग एलिमेंटल कैपेसिटेंस बोलते हैं, या छोटा सा पार्ट इसका हम लोग ले लेंगे। ठीक है, और इस छोटे से पार्ट में क्या होगा, एक छोटा सा आ जाएगा कैपेसिटर। बट ये एक नहीं रहेंगे, दो रहेंगे। दो कैसे, इधर वाले पार्ट में आपको मिलेगा एक कैपेसिटर और इधर वाले पार्ट में आपको मिलेगा एक कैपेसिटर, क्योंकि इधर वाले पार्ट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इधर वाले पार्ट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके पास K2 है। तो इसका मैंने एक डायग्राम रीड्रॉ किया हुआ है, और वो जो रीड्रॉ किया हुआ डायग्राम है कुछ कुछ हमें इस तरीके से यहाँ पर नज़र आने वाला है। ठीक है, अब देखो इसको मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये रहा आपका प्लेट जो कि कुछ इस तरीके से दिख रहा था, ये एज लेंथ ए था और ये भी आपके पास ए था। ठीक है, इसके बाद इतने सेक्शन में जो डाइलेक्ट्रिक है वो K1 है, जबकि इतने सेक्शन में जो डाइलेक्ट्रिक है वो K2 है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इसका एक छोटा सा एलिमेंट उठाया, ये छोटा सा पार्ट लिया जो कि रियलिटी में कुछ इस तरीके से दिखेगा 3D में हमें। ठीक है, इसके बाद इतने पार्ट में आपका आ रहा है एक कैपेसिटेंस DC1 और इतने पार्ट में आपका आ रहा है दूसरा कैपेसिटेंस DC2। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे तो जहाँ पर आपका पहला ख़त्म हो रहा है वहीं पर आपका दूसरा स्टार्ट हो रहा है। कहने का मतलब ये कि ये दोनों रहेंगे आपका सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। तो अब हम लोग हाँ, एक और चीज़, जो आपने ये जो काटा है ना छोटा सा कैपेसिटर, वो x डिस्टेंस पर है। ठीक है, इस वाले एंड से। और अगर हम लोग इनके डिस्टेंस की बात कर ले कि ये जो DC1 कैपेसिटर है इसके लिए दो प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, और DC2 इनके लिए डिस्टेंस कितना होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एंगल ले लिया थीटा अकॉर्डिंग टू टेन थीटा। हम लोग जानते हैं पर टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो मुझे परपेंडिकुलर चाहिए तो ये बन जाएगा टेन थीटा इंटू बेस। बेस का वैल्यू है x के बराबर और आपके पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा टेन थीटा। तो अगर ये वैल्यू आपके पास में आ चुकी है x टेन थीटा, तो बची हुई ऑब्वियसली आपका d माइनस एक्स टेन थीटा होना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसका थ्योरी समझ लिया। अब चलो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे छोटा सा कैपेसिटेंस DC1। तो DC1 जो बनेगा वो क्या बनेगा, एरिया एप्सिलॉन नॉट इंटू K2 वाले पार्ट में आ रहा है और अपॉन में डिस्टेंस x टेन थीटा। ठीक है, तो अगर हम लोग एरिया की बात करें ना तो इसका जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, पहली चीज़ तो ये dx आएगा, दूसरी चीज़ तो ये a आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब लेंथ कितना आ रहा है आपके पास में, यहाँ लेंथ बन रहा है dx और ब्रेथ या वेट जो है वो आपके पास a के बराबर बन रहा है, तो ये बन गया एरिया।
इसके बाद कौन आएगा, एप्सिलॉन नॉट, फिर कौन आएगा, डाइलेक्ट्रिक K2, और उसके अपॉन में कौन आएगा, डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है इस केस में, वो है x tan थीटा। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे dc2, इसका एरिया भी सेम रहने वाला है, dxa, एप्सिलॉन नॉट भी सेम रहने वाला है, बस इस बार K1 आ जाएगा, और जो डिस्टेंस है वो d माइनस x tan थीटा बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा था यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसलिए 1/d c इक्विवेलेंट आपके पास जो बनना चाहिए वो आपका बन जाएगा कितना, 1/dc1 प्लस 1/dc2। ठीक है, अब वैल्यूज़ को हम लोग एक एक करके रखना स्टार्ट करेंगे, तो 1/dc इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/dc1, dc1 का वैल्यू कितना था, dx था, a था, एप्सिलॉन नॉट था, K2 था, अपॉन का x tan थीटा आपका ऊपर पहुंच जाएगा। सेम तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं dc2 की, तो ये कितना था, dx था, a था, एप्सिलॉन नॉट था, K1 था, और अपॉन वाला जो d माइनस x tan थीटा है वो आपका पहुंच गया ऊपर। अब दोनों ही इक्वेशन में हमें दिख रहा है कि कॉमन कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कॉमन मिलेगा आपको 1/dx कॉमन है, a कॉमन है, एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो आपके पास में जो टर्म बच जाएगी वो बचेगी x tan थीटा अपॉन में आपके पास K2 प्लस d माइनस x tan थीटा अपॉन में आपके पास में आ जाएगा K1। ठीक है, अब सिंपल इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या बनेगा आपके पास, ये 1/dc इक्विवेलेंट, जो टर्म कॉमन थी उसको हम लोग बाहर ही रख रहे, dx a एप्सिलॉन नॉट, अंदर में हम लोग क्या करेंगे, K1 और K2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, K1 इंटू एक्स इंटू tan थीटा प्लस K2 इंटू डी माइनस K2 इंटू एक्स इंटू tan थीटा, और अपॉन में आपके पास जो टर्म आ जाएगी वो रहेगी K1 इंटू K2। ठीक है, एक और स्टेप, 1/dc इक्विवेलेंट 1/dx a इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसके अलावा हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसे अरेंज करके, K1 माइनस K2 इंटू एक्स इंटू tan थीटा प्लस K2d अपॉन में K1 इंटू में आपके पास में आ गया K2। ठीक है, तो ये 1/dc इक्विवेलेंट है, तो यहाँ से जो dc इक्विवेलेंट बन जाएगा वो बनेगा a एप्सिलॉन नॉट dx। ठीक है, इसके बाद ऊपर में आपके पास टर्म मिलेगी K1 इंटू K2 अपॉन में आपके पास जो टर्म मिलेगी वो मिलेगी K1 माइनस K2 इंटू एक्स। हाँ, एक और चीज़, tan थीटा जो है इसका वैल्यू आप पुट कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो tan थीटा क्या मिलता है आपके पास, अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट। ठीक है, कंप्लीट इसके लिए tan थीटा अपोजिट मतलब d, एडजेसेंट मतलब a, तो tan थीटा को आप d अपॉन a यूज़ कर सकते हो, और मैं वही करने वाला हूँ। tan थीटा जो है उसके जगह पर मैं d अपॉन a लिखने वाला हूँ, प्लस कितना आ जाएगा K2 इंटू डी। ठीक है, अब ये तो आपके पास में आ चुका है कैपेसिटेंस उस छोटे से एलिमेंट का, बट हमें तो पूरे इसके लिए चाहिए, तो इस टर्म को ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर और इधर हम लोग कर देंगे इंटीग्रेट, तो डी सी इक्वलेंट जो है इसका आपके पास इंटीग्रेशन जो आ जाएगा वो सी आ जाएगा। ठीक है, ए कॉन्स्टेंट टर्म है बाहर, इसके बाद एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट टर्म है बाहर, K1 K2 कॉन्स्टेंट टर्म है आपके पास में आ गई बाहर, तो इंटीग्रेशन के अंदर में जो टर्म बच रही है वो क्या क्या बच रही है, वो बच रही है dx अपॉन K1 माइनस K2 फिर d अपॉन a फिर
एक्स प्लस के टू डी। और लिमिट कहाँ से कहाँ आएगी, हमें कंप्लीट कवर करना है, ठीक है, मतलब इस एंड से लेके इस एंड तक पूरा के पूरा कवर करना है। इसको हम लोग लेफ्ट से पूरा राइट तक चलाना चाहते हैं, तो आपके पास लिमिट जो बनना चाहिए 0 से लेके a तक बनना चाहिए, ठीक है। तो लिमिट जो बन जाएगी 0 से लेके आपके पास a तक बन जाएगी। अब सवाल ये है कि इस टर्म को हम लोग बेसिकली जो है इंटीग्रेट करें कैसे। अगर आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करोगे तो उससे भी आंसर आ जाएगा, बट बेटर होगा कि अगर हम लोग फॉर्मूला याद रखें। फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है कि अगर आपके पास कहीं दिया हो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी, तो इसका इंटीग्रेशन बनता है 1 अपॉन ए लॉग ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो मैं इसी वाले फॉर्मूले के हिसाब से इसको सॉल्व करने वाला हूँ। तो अब क्या बन जाएगा मेरे पास, ये कांस्टेंट टर्म ए बाहर है ऑलरेडी, एप्सिलॉन नॉट बाहर है, k1 इंटू k2 बच रहा है। अब इस पार्ट को अगर मैं करता हूँ इंटीग्रेट तो मुझे क्या मिलेगा, पहले 1 अपॉन ए, और a जो है मेरे लिए ये है a पूरा की पूरा, ये है x, और ये पूरा क्या है मेरे लिए b है, ठीक है। तो 1 अपॉन a का मतलब क्या होगा, 1 अपॉन k1 माइनस k2 d अपॉन a, ठीक है। इसके बाद log a देन x प्लस b, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगी, लिमिट, लिमिट कहाँ से कहाँ तक की है, लिमिट है 0 से लेके a तक की, ठीक है। तो ये नीचे का a पहुँचेगा ऊपर, a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट k1 k2 अपॉन में k1 माइनस k2, साथ में आपके पास में क्या है d है। अब लिमिट अगर मैं लगाऊँ तो ये बनेगा log, सबसे पहले k1 माइनस k2, फिर x की जगह a आ जाएगा, a से a कट जाएगा, प्लस k2 d, ठीक है। ये है log a या अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट जैसे आप लगाओगे x के जगह टर्म बन जाएगी 0, ये पूरी टर्म आपके पास बन गई 0, तो आपके पास जो बचेगा सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, k2d बच जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि log a माइनस log b जो होता है log a बाय b हो जाता है, ठीक है। एक और चीज़ अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको जो समझ में आएगा, k1 का मल्टीप्लिकेशन d से k1d प्लस k2d, और साथ में जो माइनस k2 है इसका मल्टीप्लिकेशन जब d से होगा तो माइनस k2d और प्लस k2d आपका हो जाएगा कैंसिल, मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ कितना बचने वाला है, k1d बचने वाला है, ठीक है। तो ये बनेगा कितना, a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट k1 k2 अपॉन में k1 माइनस k2 इंटू d लॉग a बाय b, तो k2d तो कट चुका है, सिर्फ k1d बचा, अपॉन में कितना बचा, k2d बचा। अब d से d भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब d से d आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास फाइनल आंसर जो c का आया, ठीक है, हमें जो चाहिए था c, वो कितना आ गया, a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट k1 k2 अपॉन में k1 माइनस k2 इंटू डी लॉग k1 बाय k2, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।